This is NDTV. And you're watching NDTV Prime. In association with Micromax. Nothing like anything. भारतीय टेलीविजन में पहली बार आपके लिए एक ऐसा शो हम लाए हैं जिसमें आपको प्रॉपर्टी के बारे में सारी जानकारी एक जगह मिलेगी। स्वागत है प्रॉपर्टी इंडिया में। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। नमस्कार, मैं हूं रिचा जैन कालरा। प्रॉपर्टी की दुनिया की सारी हलचल पर हम रखते हैं खास नजर। कहां कौन सा फैक्टर कर रहा है रियल एस्टेट को प्रभावित, कहां निवेश आपको देगा फायदा। आपके सवालों के जवाब के साथ साथ महानगरों के अलावा छोटे और मध्यम दर्जे के उभरते शहरों की रियल एस्टेट हलचल भी मिलेगी आपको हमारे साथ अगले 1 घंटे में। प्रॉपर्टी के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर भी आप लॉग ऑन कर सकते हैं। 24 शहरों के प्रॉपर्टी बाजार एक्सपर्ट्स की नज़र में कैसे हैं, यहाँ आपको पता चलेगा। जानकारी ढूंढना भी बेहद आसान है। शहर, बजट या साइज के हिसाब से आप अपनी पसंदीदा प्रॉपर्टी देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। शहरों में क्यों इतनी मुश्किल से मिलते हैं किराए पर मकान। धर्म, जाति, क्षेत्र, खानपान और कुंवारापन सब बनते हैं राह के रोड़े। रिहाइश निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर, पाइए अपने सवालों के जवाब। सीमेंट की 2 बड़ी कंपनियों होलसेम और लाफार्ज के विलय से कंस्ट्रक्शन सेक्टर भारत में चिंतित। मनमाने ढंग से सीमेंट के दाम बढ़ने का खतरा। घर या मकान सबके लिए एक बेसिक जरूरत है, चाहे ये मकान आपका खुद का हो या फिर किराए का। जो खुद का घर नहीं ले सकते या अन्य कारणों से किराए के घरों में रह रहे हैं, उनमें से एक बड़े तबके को कई बार भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है। शादी न होना भी मकान न मिलने का एक अहम कारण बनता जा रहा है। मुंबई जैसे महानगर में अक्सर कुंवारे लोगों को मकान मालिक किराए पर मकान देने को तैयार नहीं होते। इस परेशानी पर और रोशनी डाल रही हैं मुंबई से हमारी संवाददाता अंकिता सिन्हा। प्रतीक घोष की जिंदगी चैन से कट रही है। बढ़िया नौकरी, अच्छी तनख्वाह, सब कुछ सही। बस एक दिक्कत है, इन्हें मुंबई में किराए का मकान चाहिए, लेकिन कोई किराएदार रखने को तैयार नहीं। मैं काफी दिनों से घर ढूंढ रहा हूँ, लेकिन ये सुनकर कि मेरी शादी नहीं हुई है, मकान मालिक और रियल एस्टेट एजेंट दोनों टाल जाते हैं। अब तक मैं करीब 20 घर देख चुका हूँ, लेकिन कुछ तय नहीं कर पाया। प्रतीक जैसे हजारों कुंवारे लोगों को मुंबई में इसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप चाहे जितने अच्छे हवाले दे दें, लेकिन अगर शादी नहीं हुई है तो किराए के घर मिलना आसमान से तारे तोड़कर लाने जैसा है। मैंने कई घर देखे, लेकिन ज्यादातर मेरे बजट से बाहर के निकले, इसलिए क्योंकि वो अपना घर सिर्फ परिवार वालों को किराए पर देना चाहते थे। ऐसा नहीं कि ये मुसीबत सिर्फ कुंवारे लड़कों की है। कुंवारी लड़कियों के लिए तो हालात और भी मुश्किल हैं। अकेली लड़की को अपना घर किराए पर देने से पहले मकान मालिक 10 बार सोचते हैं, क्योंकि किराएदार को सुरक्षा देने जैसे झंझटों से वो बचना चाहते हैं। इस मामले में अकेले लड़कों को होने वाली मुश्किलें कुछ कम हैं। The primary problem that girls have is if they're seen with a man anywhere in the vicinity or whatever accommodation they hire. असली समस्या ये है कि अगर लड़कियां किसी लड़के के साथ घूमती दिखें या शराब के साथ दिखें या रात देर से घर आएं, तो उसके चाल चलन पर धब्बा माना जाता है और किराए पे रखने लायक नहीं समझा जाता। A particular accommodation. ज्यादातर सोसाइटीज तो खुल्लम खुल्ला ऐलान कर देती हैं कि वो किसी अकेले शख्स को किराए पर मकान नहीं देंगी। यहाँ तक कि अगर किसी मकान मालिक या ब्रोकर ने ये नियम तोड़ा तो उन पर जुर्माना भी लगता है। नतीजतन अब रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स भी घर की तलाश कर रहे गैर शादीशुदा लोगों से कतराने लगे हैं। Maximum societies are not allowing the bachelors to stay in the society. मकान मालिक नहीं चाहते कि बैचलर्स को किराए पर रखें, क्योंकि कभी कभार वो गड़बड़ करते हैं। इसीलिए हमने भी अब बैचलर्स को घर दिखाने बंद कर दिए हैं। We concentrate on the family only. ये गैर कानूनी फरमान बिना किसी डर के लागू हो रहा है। Under the Maharashtra Cooperative Societies Act, there is no bar for you subletting to any kind of person. ये सब गैर कानूनी है।
इतना ज़रूर है कि कई बायलॉज और शर्तों का पालन करना होता है, लेकिन बैचलर्स पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। Even if in the bylaws there is a provision which specifically says that you will not sublet to a bachelor or a single person, I think that is violative of his fundamental rights under the Constitution, and therefore it is illegal completely. ज्यादातर कुंवारे लोगों को इस बात की खबर भी नहीं है। इस बीच Flat.to जैसी वेबसाइट्स ने इस समस्या को पहचानकर उसका हल निकालने की कोशिश की है। मुंबई से अंकिता सिन्हा, NDTV। तो किस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं जब कोई बाजार में जाता है अपने लिए एक घर किराए पर उठाने के लिए, इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है रामप्रसाद पाली, जो कि फाउंडर एंड CEO हैं मुंबई प्रॉपर्टीज़, और साथ में वाइस प्रेसिडेंट भी हैं एसोसिएशन ऑफ रियल एस्टेट एजेंट्स के मुंबई के, और साथ ही में है पुनीत चतुर्वेदी, जो कि ओनर हैं SCC एडवोकेट्स के। और इन दोनों के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता शारिक खान, जो कि हमें पहलू बताएंगे जब किराएदार जाता है तो उसको किस तरह की दिक्कतें आती हैं उसका। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी रामप्रसाद जी कि क्या जब कोई किराए पर घर लेने के लिए जाता है तो क्या इस तरह के बायसेस जिन्हें हम कहते हैं कि लोग पहले से ही अपने दिमाग में सोच कर रखें कि इस आदमी को या उस आदमी को इस वजह से घर नहीं देना, क्या ये वाकई में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है मुंबई जैसे शहर में भी? जी हाँ, मुंबई जैसे शहर में ये काफ़ी फैला हुआ है। इनफैक्ट जो ओनर्स होते हैं और सोसाइटीज़ होते हैं वो हमें पहले ही जो ब्रोकर्स उनको बोल के रखते हैं कि बैचलर्स को यहाँ एंट्री नहीं है या आप बैचलर्स को अवॉइड कीजिए। जहाँ तक मुझे मालूम है मेरे 20 साल के करियर में ये लीगल नहीं है, बट फिर भी हम ओनर्स के बियॉन्ड जाके ये ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते हैं। तो काफ़ी टाइम हमें केयरफुल रहना पड़ता है कि अगर सामने वाला आके बोलता है मैं बैचलर हूँ या मैं शादी करने वाला हूँ, मेरी सगाई हो गई है, फिर भी अकेले आदमी को वो सोसाइटी अलाउ ही नहीं करता है। तो आई वुड से कि ऑलमोस्ट 50-60% सोसाइटीज़ जहाँ जिस एरिया में हम ऑपरेट करते हैं वहाँ वो लोग अवॉइड करते हैं कि हमें बैचलर्स नहीं चाहिए। तो उनके लिए काफ़ी दिक्कत है इन मामलों में। तो भेदभाव यहाँ पर सिंगल्स को लेकर है, जो लोग अविवाहित हैं, गैर शादीशुदा हैं, लेकिन ये बायसेस, ये भेदभाव एक बड़े पैमाने पर होते हैं अलग अलग कारणों से, चाहे वो खाने पीने की हैबिट्स को लेकर हो, जेंडर को लेकर हो, या फिर और भी अन्य कारण बायसेस के होते हैं। इस पर हमारे साथ शारिक खान, हमारे रिपोर्टर, भी मौजूद हैं। शारिक, आपका भी कुछ एक्सपीरियंस रहा है, जब आप किराए पर मकान लेने गए आपको भी इस तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ा, आप उस बारे में हमें कुछ बता सकते हैं? आपका एक्सपीरियंस क्या था? देखिए, पहले जो वो कह रहे थे कि बैचलर होने की वजह से, ये बात दिल्ली में भी थी। मुझे करीब 20 साल हो गए दिल्ली में, जिसमें से मैंने अपनी जिंदगी के 16 साल किराए के घर में गुजारा है, अंजलि और ऋचा। तो यहाँ मैं आपको बता दूं, बैचलर एक मुद्दा तो है, लेकिन मेरे लिए दूसरा मुद्दा एक और था, क्योंकि मेरा नाम शारिक खान है। तो बहुत सारी जगहों पे हमने करीब 6 से 7 घर इन 20 सालों में बदले, और करीब 100 घर देखे होंगे, और करीब 50 प्रॉपर्टी डीलर्स के पास गए थे। तो जैसे ही हम उनको नाम बताते थे कि शारिक खान है, तो वो सपाट हमारे चेहरे पे कहते थे कि मुसलमानों के लिए नहीं है। तो फिर वो माफी भी मांग रहे होते थे, देखिए सर मकान मालिक ने कहा था। तो उससे बात करने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उससे जो मकान मालिक बता रहा होता था वो वही हमें कन्वे कर रहा होता है। तो साफ था, घर ढूंढना एक बहुत मुश्किल काम था। अगर हम किराए के घर की दिल्ली में बात करें, ज्यादातर वक्त मैंने अपना साउथ दिल्ली में गुजारा है। अब तो मैं नोएडा में रहता हूँ, लेकिन मयूर विहार हो, कालकाजी हो, सीआर पार्क हो, गोविंदपुरी हो, ग्रेटर कैलाश हो, कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां 10 घरों से हमें बाहर का रास्ता दिखाया गया। यहां मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि हमारे एक दोस्त ने कहा कि उसे एक घर चाहिए नोएडा में। तो हमारे सेक्टर 50 के आसपास बहुत सारे घर पे बोर्ड्स लगे थे। जब मैं उनमें फोन करता था तो बोला, अच्छा आपको अपने लिए चाहिए? तो वो टोन से पता चलता था। तो हमने कहा कि नहीं, मुझे अपने लिए नहीं चाहिए। तो किसके लिए चाहिए? तो जब हमने उसका नाम बताया सामने वाले दोस्त का, जो दूसरे धर्म का था, तो उसने बोला हाँ ठीक है, फिर आप आके ऊपर देख सकते हैं। तो हम कहें कि बहुत ज्यादा है, एक किसी जंग लड़ने से कम नहीं रहता था जब हमें एक घर से दूसरे घर जाना होता था और एक मकान मालिक के बाद दूसरे मकान मालिक को बताना होता था कि मेरा नाम क्या है। काफ़ी बड़ी दिक्कत है ये, किसी भी भेदभाव के चलते हो चाहे, लेकिन एक मकान के लिए इतनी मशक्क़त करना बहुत बुरा लगता है ये सुनकर। पुनीत, आप क्या कहेंगे कि ऐसे लोगों के लिए जाहिर तौर पर आप एक बड़ा सा परचम उठा करके जिसे कहते हैं जंग तो नहीं लड़ सकते कि मैं अब कोई ना कोई कानूनी लड़ाई या PIL डाल दूं, लेकिन फिर भी अगर कोई बहुत ही सताया हुआ हो तो क्या कोई कानूनी इसका हल है, खासतौर पे उन लोगों के जो पहले से ही रह रहे हों और उनको एविक्शन नोटिस आ जाए या ऐसा कुछ हो तो?
नहीं, देखिए, पहली बात तो ये मैं स्पष्ट कर दूं कि कानून में ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं। जितने भी प्रकार के ये डिस्क्रिपेंसीज या तमाम से अड़चने ये बता रहे हैं और जो अभी प्रैक्टिकली होती हैं, वो लॉ में कहीं भी ऐसी प्रेस्क्राइब नहीं हैं। पर प्रैक्टिकल बातें जो शारिक खान साहब ने बताई वो इतनी सही हैं कि मेरी नज़र में भी ऐसे कुछ जगह आई हैं जहां मुस्लिम सोसाइटीज़ हैं और वो हिंदुओं को अलाउ नहीं करती हैं। मतलब मुस्लिम सोसाइटीज़ में रेट कम होता है प्रॉपर्टी का, और अगर कोई हिंदू ये तय कर ले कि चलो भाई मुझे मंजूर है मुस्लिम सोसाइटी में रहना, तो वो सामने से हाथ जोड़ देते हैं कि सब हिंदुओं को हम अलाउ नहीं करेंगे। तो ये सिर्फ एक मुस्लिम कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी की बात नहीं, ये प्रैक्टिकल रियलिटी ज़रूर है हमारे शहरों में, पर कानून में ऐसा कोई प्रावधान आपको देखने को नहीं मिलेगा। जहाँ तक आपने एक प्रश्न मुझसे अभी किया कि एविक्शन नोटिस अगर कोई आदमी ऑलरेडी रह रहा है, तो मेरी नज़र में आज तक तो कोई भी ऐसा एविक्शन नोटिस नहीं आया जो इस तरह के ग्राउंड पर आया हो कि साहब आप फला धर्म के हैं या आप अविवाहित हैं, सामने से कोई नहीं बोलेगा। हाँ, मतलब राइटिंग में ऐसा एविक्शन नोटिस तो कोई आने का प्रश्न ही नहीं है। तो इस वजह से मेरी नज़र में तो ऐसा कोई रिटन नोटिस अभी तक नहीं आया है, पर ये मेरी नॉलेज में है कि प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज ऐसी लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं पुनीत कि कई सोसाइटीज़ में मुंबई में ऐसा होता है कि एक खास धर्म के लोगों को नहीं वहाँ पर फ्लैट दिए जाते, नो रेंट या नो सेल का वहाँ पर एक पॉलिसी सी बनी हुई है, लेकिन क्या इसे कभी चैलेंज भी किया गया है? क्योंकि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की जो बात है वो हमारे एक फंडामेंटल राइट में है, आर्टिकल 19(1) क्लॉज C के तहत। तो क्या इसे कभी चैलेंज किया गया है कोर्ट में? जी बिल्कुल, चैलेंज ज़रूर किया जा सकता है, पर आप एक बात पर गौर कीजिए कि चैलेंज करने के लिए हमें एक ऐसा कोई रिटन ऑब्जेक्शन चाहिए। जब वो राइटिंग में ये बात कहें कि भाई आप अविवाहित हैं तो हम आपको प्रॉपर्टी नहीं दे सकते, या आप फला धर्म से बिलोंग करते हैं तो हम नहीं दे सकते, ये ऐसा कभी कोई राइटिंग में ऑब्जेक्शन होता ही नहीं। ये सब प्रैक्टिकल रियलिटी जो है ओरली होती रहती है। ना तो कभी आप किसी सोसाइटी में ऐसा साइन बोर्ड लिखा हुआ देखेंगे कि हम इस धर्म के लोगों को प्रॉपर्टी नहीं देते। ये जैसे कि शारिक खान साहब ने बताया कि लिखा हुआ है कि हमको प्रॉपर्टी देनी है, लेकिन जब फ़ोन करते हैं तब ओरली वो ऐसे कन्वर्सेशन करते हैं कि साहब हम फला धर्म के हैं तो हम सॉरी नहीं दे सकते। तो चैलेंज करने की नौबत तब आए अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई राइटिंग में ऑब्जेक्शन दे कि आप इस धर्म के हैं इसलिए आपको एविक्शन किया जा रहा है या हम इसलिए प्रॉपर्टी नहीं बेचेंगे, डेफिनेटली चैलेंज किया जा सकता है। पर जो एक दिक्कत सामने हम लोगों की आती है कि PIL हम फाइल करें या हम कोई सूट फाइल करें, वो तब हो जब हमारे पास कुछ ऐसा एविडेंस हो कि किसी आदमी ने इस एविडेंस पर, इस ग्राउंड पर हमको रिफ्यूज कर दिया है। कॉस्मोपॉलिटन शहरों में इस तरह के भेदभाव बढ़ रहे हैं, ना सिर्फ पनपे हैं बल्कि बढ़ रहे हैं, और इसकी वजह से किराए पर घर लेने में दिक्कत आ रही है। शारिक, आपसे आखिरी सवाल, आप जैसे बता रहे थे अपने एक्सपीरियंस में आपको काफ़ी भेदभाव का सामना कई सालों तक करना पड़ा, चाहे वो मुंबई हो, दिल्ली हो या फिर देश के अन्य शहर। जो ये बड़े शहरों में हम कॉस्मोपॉलिटनिज्म की बात करते हैं, कॉस्मोपॉलिटन नेचर की बात करते हैं, क्या ये उस पर एक धब्बा नहीं है? देखिए, पहले तो मैं दो छोटी छोटी बातें आपको जोड़ देता हूं। 2012 में जब गुजरात में इलेक्शन हो रहा था तो मुझे बड़ौदा जाने का मौका मिला था। तो खबर के दौरान पता ये चला कि इस सोसाइटी में मुसलमानों को नहीं मिलता, इस सोसाइटी में हिंदुओं को नहीं मिलता। जो घेटोइज्म की बात कर रहे थे, गुजरात जैसे जगह में तो बिल्कुल शार्प है, बटा हुआ है, यहाँ आप अलाउड नहीं है, यहाँ आप अलाउड नहीं। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो काफी शर्मिंदगी भी होती है। मेरे साथ 4 परेशानियां थी। पहला, मैं बैचलर था, दूसरा मैं बिहारी था, तीसरा मुसलमान था और चौथा जर्नलिस्ट था। उन्हें लगता था पत्रकार है घर खाली नहीं करेगा, मुसलमान है तो दूसरी घबराहट थी, बैचलर है तो तीसरी घबराहट थी, और चौथा बिहार का रिपोर्टेशन अगर हम 2005 से पहले देखें तो काफी परेशानी रहती थी। तो मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल थी। लेकिन अगर हम देखें तो इस तरह की चीजें बहुत आम है। और जहां तक भेदभाव की बात है, रिचा और अंजलि, एक चीज साफ कर दूं, 20 साल हो गए मुझे दिल्ली में, घर के मामले के अलावा कभी किसी भेदभाव का और मुझे सामना नहीं करना पड़ा। हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया शारिक। यहाँ हम सबको, अपने दर्शकों को बता दें, फिलहाल शारिक के पास घर है, वो बेघर नहीं है, तो उनकी चिंता ना करें। आप दोनों स्टूडियो में आए, राम प्रसाद जी और पुनीत, आप भी, इसके लिए शुक्रिया आपका।